यस एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग ने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इंटरेस्ट, एन्युटी कॉन्सेप्ट कवर हो गया अपना। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एन्युटी में एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू, ये दोनों हो गया है। अब उसके अंदर है ना कुछ फॉर्मूले थे जो अपने को याद करना है। अब फॉर्मूला नंबर 1, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में अगर मुझे ए फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एन्युटी वाला नहीं है, एन्युटी ही नहीं, नॉर्मल वाला केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है और ए फाइंड करना है। प्रकाश आप बताओ ए का फॉर्मूला क्या है? हाँ, अच्छा, पहला फॉर्मूला है P प्लस सी आई, ए का फॉर्मूला P प्लस सी आई, और दूसरा है A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। अभिषेक आप मुझे बताओ, यही है ना अभिषेक? तो अभिषेक आप मुझे ना P फाइंड करने का फॉर्मूला बताओ, P फाइंड करने का फॉर्मूला बताओ। और नॉर्मल केस है, एन्युटी नहीं है, नॉर्मल केस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है और P निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट नो एन्युटी, नो एन्युटी, कंपाउंड इंटरेस्ट और P निकालना है। ओहो हो, ए माइनस सी आई। एक और आपसे एक्सपेक्टेशन है, दिमाग तो है बंदे में, ए माइनस सी आई है। अश्विन आप बताओ। अच्छा, a डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू n ना, क्या बोला आपने? a डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू n, सही बोला। कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? a इक्वल टू p 1 प्लस आई रेज टू n। तो p क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू n। बाई चांस कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फिर बोलोगे सर ने तो बताया ही नहीं ये p वाला। अरे क्या बताना, उसमें इधर उधर किया है, अदला बदली, समझेंगे नहीं? तो याद होना चाहिए। यानी आप एन्युटी का फॉर्मूला बताओ, एन्युटी वाला केस है और P निकालना है। एन्युटी रेगुलर है, एन्युटी रेगुलर, P फाइंड करना है। ओके, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n, ठीक है, C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। आप बताओ, फाइंड करना है मेरे को ए फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है। सिंपल इंटरेस्ट ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, और एक और फॉर्मूला, यस, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अच्छा, वो आज भी नहीं आया, आज भी कॉलेज है उसका, क्यों, क्या हो गया? अच्छा, फेस्ट चल रहा है क्या? उसने तो कुछ भेजा ही नहीं, ईमेल आईडी भी नहीं भेजा ना, कि भेजा था? नहीं भेजा था उसने। ठीक है, तिवारी जी आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वेरी गुड, याद है अपने को? चलो अभी अपने को करना क्या, देखना, ये जो है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के 3 फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 फॉर्मूले, और इसके क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। उसके आगे बढ़ते हम लोग,
अगर क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा ईयरली तो एन एन रहेगा, आई आई रहेगा, बट अगर हाफ ईयरली दिया है तो एन में इंटू 2 हो जाएगा, आई में अपॉन 2 हो जाएगा। अगर क्वार्टरली दिया है तो एन में इंटू 4 हो जाएगा, आई में अपॉन 4 हो जाएगा। मंथली दिया है तो एन में इंटू 12, आई में अपॉन 12। क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बताया था रेगुलर लेक्चर में, कैसा क्यों करते हैं अपन। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने कराया था क्या, हाँ पक्का, ई इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 इंटू 100। ये क्या होता है कि जो आपका क्वार्टरली मंथली है उसको ईयरली में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसी ने बोला कि हम आपको 10% पर एनम क्वार्टरली देंगे, तो कितना परसेंट ईयरली हो गया, वो इफेक्टिव क्या हो गया। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका है ई इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 इंटू 100। देन आफ्टर एन्युटी में दो केस था, रेगुलर और क्या था, क्या था, ड्यू। रेगुलर बोले तो आप इंस्टॉलमेंट एंडिंग में पे कर रहे हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है मतलब वो रेगुलर है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ड्यू करके तो वो ड्यू रहेगा, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, या फिर कमेंसिंग नाउ, कमेंसिंग नाउ। ये दिया तो समझो वो ड्यू वाला केस है, और ड्यू वाले केस में 1 प्लस आई फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 प्लस आई। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एंडिंग में पे कर रहे हैं और बिगिनिंग में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे PAC पैक याद रखना, पैक PAC, P बोले तो प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, A बोले तो फ्यूचर वैल्यू, और C बोले तो एन्युटी, C बोले तो एन्युटी। मिस्टर A इन्वेस्टेड ₹10,000 एनुअली, मिस्टर A इन्वेस्टेड ₹10,000 एनुअली, तो 10,000 C बन जाएगा। अगर ऐसा आ गया मिस्टर A इन्वेस्टेड ₹10,000 और कुछ बोला नहीं एनुअली करके, तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको बोलेंगे P। क्या बोलेंगे, P। तो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट का मतलब P नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट एनुअली है तो C बन जाएगा, P क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, कि हर बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अंडरस्टूड। उसके बाद एन्युटी ड्यू में क्या था अपना, जहां जहां C दिखा उधर क्या करने का, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई। सिंकिंग फंड का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो A वाला फॉर्मूला यूज करने का। क्या होता है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड मींस अमाउंट केप्ट असाइड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। समझो मेरे बुढ़ापे के लिए मुझे अभी से पैसे जमा करने हैं, तो वो सिंकिंग फंड हो गया। आपके बिल्डिंग में भी जब आपका मेंटेनेंस आता ना, मेंटेनेंस बिल्डिंग में, तो अभी सिंकिंग फंड लिखा रहता, आप देखना घर पे जाके, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड। समझो तो आपकी बिल्डिंग वाले आपसे पैसा लेते, बाई चांस कभी बिल्डिंग को कुछ हो गया तो आपको कुछ रिपेयर करवाना पड़ेगा ना, तो अभी से पैसा जमा करना पड़ेगा। समझे, वॉचमैन को अगर अपने को पेमेंट करना है, समझे ना होता है कि आज रूम नंबर 201 से सैलरी ले लो, फिर 202 से सैलरी ले लो, ऐसा नहीं होता है। वॉचमैन में तो वो पूरा सोसाइटी उसको पैसा देगी, तो सोसाइटी वाले क्या करते हैं, मेंटेनेंस में से वो पैसा डालते हैं ना अपन, कि पैसा देना है वगैरह, कचरे वाले को पैसा देना है। सिंकिंग फंड। लीजिंग वाला क्वेश्चन आई, लीजिंग क्या होता है, लीजिंग का मतलब होता है रेंटल, रेंटल रेंट बेसिस पे, समझे, रेंटल मतलब आपने रेंट पे किसी को प्रॉपर्टी दिया, उसको बोलते हैं लीज आउट करना, भाड़े पे। तो जब लीजिंग वाला क्वेश्चन आएगा ना तब ऑलवेज P वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों करना पड़ता है उस समय आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो सिंकिंग फंड वाले में A वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, और लीजिंग वाले में P वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का। उसके बाद परपेचुटी क्या होता है, सुना है कभी परपेचुटी, अभी सुना सा 2 बार। हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे so that you will get a fixed amount on a fixed date perpetually, that is during lifetime and for the next generation। क्या बात है, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप मुझे ना अभी अभी के अभी है कितना दो पता है, 10,000, ज्यादा नहीं, कितना दो, 10,000। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, या तो रिकॉर्ड कर लो। आप अपने घर वालों को बोलो कि नारायण सर को 10,000 रुपये देना है, ऐसे ही दे दो 10,000। जैसे ही साल खत्म हो गया ना मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। कितना दूंगा, 1,000 रुपये। कब तक दूंगा पता है, जब तक कि आप बुढ़े ना हो जाओ, मैं आपको 1,000 रुपये देते रहूंगा। बट एक कंडीशन है, जो 10,000 आपसे लिए ना वो भूल जाना, वो रिफंडेबल नहीं होगा, समझे। आपने 10,000 दे दिए, अब जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं आपको पैसे दूंगा। आपसे मैं ही नहीं रहा तो कहां से पैसा दूंगा, मैं एक कंपनी हूं,
समझे? आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, अब कंपनी रहेगी तो पैसा मिलेगा ना, और कंपनी तो रहती है, कंपनी बुढ़ी थोड़ी होती है, कंपनी में डायरेक्टर चेंज होते हैं। अब रतन टाटा जी जो स्वर्गवास हो गया उनका, तो क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं ना, टाटा तो अभी भी चल रहा है, टाटा कंपनी चल रही है अभी भी। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपसे मैंने 10,000 लिए, अब मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा लाइफ टाइम तक, और आप नहीं रहे तो आपके बच्चों को दूंगा, नेक्स्ट जनरेशन, बस देते रहूंगा। अच्छा है कि नहीं अच्छा है ये? और मेरा क्या फायदा है इसमें? आपके पैसे से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और रिफंड करने का भी मगजमारी नहीं है। 1,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है? और 10 साल तक दे दिया मैंने, तो 10 साल तो कोई बड़ी बात होती है। समझे? दोनों विन टू विन सिचुएशन होता है उसमें, आपका भी नुकसान नहीं, मेरा भी नुकसान नहीं। मुझे कितने लोग से मिलेंगे 10,000, तो मैं अच्छा बिजनेस कर ही सकता हूँ ना। बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, फंड होने चाहिए अपने पास, तभी बिजनेस होता है ना, बिना फंड के कैसे बिजनेस होएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पैसा है और मैंने समझो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को हायर कर लिया प्रोफेशनल एकेडमी के मार्केटिंग के लिए, और समझो अक्षय कुमार को बोला कि आपकी बेटी को भी सीए करवाओ और भेजो मेरे पास क्लासेस में, एडमिशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज तक पे आ गए आपका नाम, न्यूज चैनल पे आ रहा है आपका नाम, बढ़ना ही बढ़ना है बेटा। देख के आते यार क्लासेस से, वहाँ पे अक्षय कुमार की बेटी पढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पैसा है तो बिजनेस है। तो ये परपेचुटी का मतलब क्या हुआ? वन टाइम आप पैसा दे दो, मैं आपको जिंदगी पर कुछ फिक्स अमाउंट देते रहूंगा। एन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ऐसे पहचानने का, एन दिया ही नहीं है। एन का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम पर रिफंड करना है, पर या तो रिफंड करना ही नहीं है, तो एन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अब फॉर्मूला क्या आएगा? पी इक्वल टू सी अपॉन आई। आगे का आएगा ही नहीं, 1 + i⁻⁻1 समझे, या फिर 1 - 1 + i⁻⁻n, वो तो आएगा ही नहीं। तो P = C अपॉन आई। अब P का मतलब क्या होता है पता है? कि आपको आज कितना पैसा देना है। जैसे आप मुझे 10,000 देने वाले हो, वो 10,000 निकालने के लिए कि आप कितना पैसा दोगे मुझे, ताकि मैं आपको एक फिक्स अमाउंट फ्यूचर में देते रहूंगा। तो C का मतलब वो फिक्स अमाउंट जो फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे मैंने आप अपने केस में क्या है, 10,000 रुपये आप मेरे को दोगे, समझे? तो अगर 10,000 रुपये आप मुझे दोगे, 10,000, तो मुझे ये देखना है कि फ्यूचर में मैं आपको कितना पैसा दूंगा। तो समझो C अपॉन आई कितना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, 0.1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है C का वैल्यू? 1,000 आ रहा है ना। बस ऐसे मैंने किया था कैलकुलेशन, मार्केट में 10% रेट है, तो आया समझ में? बड़ी एक लफड़ा होता है। 1,000 रुपये अभी आप ले रहे हो मेरे से हर साल, 1,000 रुपये 10 साल तक लोगे तो आपका 10,000 तो कवर हो गया। उसके बाद भी अगर मैं रहा तो आपको मिलते रहेगा। तो आज जो 1,000 रुपये मिल रहा है, क्या उसकी वैल्यू फ्यूचर में तो कुछ भी नहीं रहेगी। तो पहले जमाना समझो 30-40 साल के पहले की बात करते हैं, 1 रुपये की बहुत कीमत थी तभी। आज कुछ कीमत है 1 रुपये की? नहीं ना। फिर सा ऐसा भी होगा कि आप 10,000 लेके आओगे, मैं दूंगा आपको, तो कुछ क्या जाने तो नहीं चाहिए, रख लो, वैल्यू नहीं है कुछ उसकी। ऐसा होगा फ्यूचर में। तो उसके लिए ना ग्रोइंग परपेचुटी चाहिए। क्या चाहिए? ग्रोइंग परपेचुटी। मतलब आपको है ना हर साल कुछ इंक्रीमेंट मिले। जैसे अभी 1,000 रुपए, नेक्स्ट ईयर 1,000 पे ग्रोथ रेट मतलब प्लस कुछ परसेंटेज, समझो 10% ग्रोथ रेट रखा, तो नेक्स्ट ईयर 1,000 रुपीज, उसके नेक्स्ट ईयर 1,100, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1,100 का 10%, ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसका ये फॉर्मूला है, P = C अपॉन I - G। अब थोड़ा केस समझना क्या है, ग्रोथ रेट क्या होता है, वापस समझाता हूं आपको। देखो, ये आप हो, आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आप हो, समझे? ये कंपनी है, कंपनी, ठीक है? आप मुझे बोले कि ये ना आपके पास अभी ना 10,000 रुपीज है, ये आप मुझे दे रहे हो। अब मैं फिक्स पेमेंट आपको कितना दूंगा? अगर मुझे फिक्स पेमेंट आपको देना है लाइफ टाइम तक, तो कितना दूंगा मैं आपको? तो फॉर्मूला क्या यूज किया था अपन ने? C अपॉन आई ना। P कितना? 10,000, C कितना है समझो, C तो निकालना है अपने को, I कितना? 0.1, तो C कितना आ जाएगा अपना? 1,000। तो फ्यूचर में मैं आपको 1,000 रुपीज देते रहूंगा।
ठीक है 1000। बट आप बोल रहे हो कि 1000 रुपये ठीक है मिल रहा है, लेकिन मुझे ग्रोथ रेट चाहिए, हर साल कुछ इंक्रीमेंट भी चाहिए। मतलब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और आपको ग्रोथ रेट चाहिए 2% हर साल, 2% का इंक्रीमेंट चाहिए। अब मुझे बताओ कि आपको 1000 रुपये स्टार्टिंग में चाहिए, फिर ग्रोथ रेट चाहिए, ऐसा चाहिए, तो ये निकालना है कि मैं आपसे कितना पैसा लूंगा इनिशियली, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या लिखा था, C अपॉन आई माइनस जी, कितना C 1000, आई कितना 0.1 माइनस 0.02 ना, 2% ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है 0.02, तो क्या आएगा 1000 डिवाइड बाय क्या आएगा 0. इधर क्या कैलकुलेटर, हाँ 0.1 माइनस 0.02 0.08, तो 1000 डिवाइड बाय 0.08 कितना आएगा 12500। तो मैं क्या बोलूंगा पता है आपसे, 12500 दे चल। अब 10,000 मत दे, हाँ 10,000 दे रहे हैं ना तू मेरे को, तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा हर साल। पर यार तू मेरे को 12,500 देगा ना, तो मैं तुझे नेक्स्ट ईयर 1000 रुपये दूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर कितना दूंगा पता है 1000 प्लस 2%, कितना 1020। थर्ड ईयर में कितना दूंगा प्लस 2%, 1040। वापस करो कैलसी में 1000 रुपये लिखो, लिखा 1000 रुपये प्लस 2% कितना होता है 1020। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्लस 2% 1040.4, वापस प्लस 2% 1061। तो इसमें क्या होता है महंगाई भी बढ़ती रहेगी, पैसा भी बढ़ता रहे, तो आपको अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ वो पहले मैंने एडवांस में दे ले लिया, 2% का ही पैसा है। ऑब्वियसली यही करूंगा ना मैं, आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए, आपको फिक्स अमाउंट भी प्लस ग्रोथ रेट भी चाहिए, तो जो ग्रोथ रेट भी आपको चाहिए तो मैं अभी से वो ग्रोथ रेट का ही पैसा ले लूंगा ना। तो मैं 10,000 नहीं ले रहा हूं, मैं 12,500 लूंगा आपसे। और ये तो व्यवहार की बात है, 10,000 दो तो 1000 रुपये ले लो, समझे, और 12,500 दे दो तो आप हर साल ग्रोथ रेट भी ले लो। अभी ना समझ में आया आपको? आज कौन एब्सेंट है? देखिए ना, चलो तो ये है आपका ग्रोइंग परपेचुटी, ग्रोइंग परपेचुटी। ओके, यहां तक क्लियर है ग्रोइंग परपेचुटी करके? अब एक और चीज पढ़नी है अपने को, ये तो पढ़ा था तुम, डेप्रिशिएबल एसेट्स फ्यूचर डाउन हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, जितना पढ़ा अपन ने, और ट्राई अटेम्प्ट योरसेल्फ टू किया था अपन ने क्लास में ही। आपको कोई भी कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले, तो आप अगर आपने खुद से किया रहेगा और जो मैंने कराया उसमें भी डाउट है ना तो पूछ लो, तो मैं दोबारा करा देता हूँ। यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, कुछ भी आप देखो डाउट है तो प्लीज पूछ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो नो डाउट, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। क्लास वर्क 3 है अपना, क्लास वर्क 3 है, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा, क्लास वर्क 3 के बाद। तो क्लास वर्क 3 में अपने को पढ़ना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 66 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से देखना। अच्छा ये आपने कॉपी किया हुआ है कि नहीं हुआ? ये कॉपी किया आपने? चलो जल्दी से पहले कॉपी कर लो। कौन सा वाला? ये परपेचुटी वाला, जल्दी से इसको कॉपी करो अच्छे से।
कॉपी करो उसको। क्लियर? चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम। मतलब रेट दिया हुआ है, रेट क्या दिया है? 7% पर एनम। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50? क्या चिंदी गिरी है, उसको 50 रुपए चाहिए एनुअली, 50 रुपए साल का, फॉर एवर, जिंदगी भर, वो भी 5% का ग्रोथ रेट के साथ। मतलब ये साल 50 रुपए, नेक्स्ट ईयर प्लस 5%, मतलब 52.5, फिर उसके नेक्स्ट ईयर प्लस 5%, 55.125। मतलब उसको 50 रुपए चाहिए विथ ग्रोथ रेट कितना चाहिए? 5%। तो ग्रोथ रेट मतलब जी इक्वल टू कितना आ गया? 0.05। आई कितना है? 0.07। तो आप अभी कितना पैसा जमा करोगे कंपनी के पास? तो P इक्वल टू सी अपॉन आई माइनस जी, यही फॉर्मूला अभी अभी लिखा आपने आपके फॉर्मूला बुक में। तो C कितना चाहिए अपने को? 50 रुपए, 0.07 माइनस 0.05, तो 50 डिवाइड बाय 0.02 कितना आ रहा है? 2500 रुपए। दे दो 2500 रुपए। हाँ, अरे 50 रुपए दूंगा मैं, माँ कसम देगा मैं 50 रुपए आपको, हर साल देगा 50 रुपए, प्लस 5% इंक्रीमेंट भी दूंगा मैं। बट मांगते तो 2500 रुपए, थोड़ी किडनी मांग रहा हूँ मैं तेरे से। 2500 तो मांग रहा हूँ, तो 50 रुपए तो दूंगा ना। समझ में आ रहा है? नहीं, किसी को सा इनकम चाहिए रहता है जिंदगी भर, एक फिक्स अमाउंट मिल जाए मेरे को, टेंशन नहीं। तो ये अच्छा सिस्टम है 2500 रुपए। क्या 2500 रुपए जो मैं आपसे ले रहा हूं वो रिफंडेबल है? नहीं, ये याद रखना है इसमें। नॉर्मल केस में रिफंडेबल होता है ना, जो पैसा लेते इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी मिलता है, प्लस ब्याज भी मिलता है। समझे? इसमें ऐसा नहीं, सिर्फ ब्याज ही मिलेगा, मतलब भाई जो अमाउंट डिसाइड हुआ वही मिलेगा आपको, जो आपने भरा है वो नहीं मिला, मिलेगा ही नहीं वो। तो यहां तक क्लियर है अपने को? है? वही सही है। देखो, रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3000 ए मंथ। रमेश चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे 3000 रुपये महीने का मिल जाए, और मुझे ही नहीं, मेरे मिलने के बाद अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चों को मिले, फ्यूचर जनरेशन को मिले। तो क्या लिखा है? ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। मतलब 3000 फॉर एवर मिलना चाहिए, बस 3000 महीने का मिलना चाहिए। देखो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 8 मंथली कितना है? 3000, और जो रेट दिया ना, रेट वो आपको ईयरली दिया हुआ है 8% पर एनम। अब ईयरली दिया हुआ रेट तो आएगी ना, आई वो 0.08 है। अब ये तो पर एनम है, तो हमें अगर मंथली निकालना है, मंथली, जब ये मंथली है तो ये मंथली होना चाहिए। तो मंथली क्या होगा? तो आई इक्वल टू 0.08 डिवाइड बाय 12। अब इनकी चालाकी देखना, 0.08 डिवाइड बाय जब 12 करूंगा तो क्या आ रहा है? 0.00666, तो 667 कर लो। ये कर लिया मैंने। तो अपना P का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन आई, ग्रोथ रेट तो है ही नहीं इधर, तो C कितना? 3000, और I कितना है? 0.00667। कितना आ रहा है? 3000 डिवाइड बाय 0.00667, तो कितना आया? 4,49,775। सर आप तो स्मार्ट निकले, एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, ऑप्शन सी। पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि पॉइंट के 5 तक लेके जाना है? 0.00667 ही लिखना है। मैं तो 0.007 भी लिख सकता था, या 0.00666 कैल्सी में लिख दिया पूरा। तो समझे? अब ये एग्जाम में सर ऐसे तो आपने, वो तो चलो आपको मालूम था तो आपने ये कर दिया। एग्जाम में मैं क्या करूंगा पता है? देखो एग्जाम में मैं ऐसा नहीं करूंगा। एग्जाम में मैं क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन में दिया था 3000 पर मंथ ना, उसको इंटू 12 कर दो, तो क्या आया? 36,000 पर एनम। तो 36,000 पर एनम आ गया आपका साल का। अभी ना अगर
लॉग आउट होएगा तो लॉग इन कर लेना सेम लिंक से। तो 36,000 पर एनम हो गया। अब क्या करेंगे, इस 36,000 पर एनम और 8% भी पर एनम है, तो जब आपको पी निकालना है तो 36,000 इस साल का और 0.08 भी साल का, तो कितना आ रहा है 36,000 डिवाइड बाय 0.08 कितना आ रहा है 4,50,000। फिर अब ऑप्शन में देखो कौन ज्यादा करीब है, 4.5 लाख के करीब कौन है, ऑप्शन सी इज द ज्यादा क्लोज टू 4.5 लाख, कि 775 है, ये 755 है, ये 5 तो बहुत दूर है 757, तो ये 750 है, ये पूरा 775, ये ज़्यादा क्लोज है अपना। तो जो क्लोज है वो लिखा जाता है एग्जाम में। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप ऐसा मत करना, आप ऐसे ही करना 4.5 लाख ही लाना कैल्शियम में, फिर जो ज़्यादा क्लोज है वो आंसर है आपका। कि हमें पता थोड़ी है कि रूल थोड़ी है कि पॉइंट के आगे 4 तक लिखना है 5 तक लिखना है, कैसे पता चलेगा। अब वो पॉइंट का चेंज करते रहोगे तो फिर आंसर भी चेंज होते जाएगा, रट्टा थोड़ी मरवाना है अपने को बच्चों से, ठीक है ना। तो रूल ये है, जो क्लोज है उसको लिखना पड़ेगा आपको। फोर्थ वाला, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअल ₹10 पर मंथ फॉर इनफाइनाइट पीरियड एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम। बोलो। आ गया मेरा तो है नहीं। What time you said? Determine the present value of the annuity of ₹10 पर मंथ। हमें हर महीने 10 रुपए चाहिए, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए, मतलब ये भी एन्युटी है, परपेचुटी है, एन्युटी नहीं क्या परपेचुटी है, लिखा भी है परपेचुटी, और रेट है 14% पर एनम, रेट साल का है और मिल रहा महीने का है, तो उसको भी साल में कन्वर्ट करो, तो इसको इंटू जब 12 मंथ करूंगा तो क्या आ जाएगा 120 रुपीज पूरे साल का पर एनम, उसी में डिवाइड कर लो कितना 14%, तो क्या आ गया 857। वही P इक्वल टू सी अपॉन आई, सीधा ऐसा लिखो क्या 10 इंटू 12 इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 14%, का सिंबल दबा दो ना, सीधा आ गया 857। अब 0.14 किया तो भी एक ही बात है ना, डिवाइड बाय 14%। फिफ्थ वाला 60% डिस्काउंट रेट, 5% ग्रोथ रेट, 200 रुपए चाहिए तभी 50 रुपए चाहिए था, अभी 200 रुपए चाहिए, तो क्या आएगा 200 डिवाइड बाय कितना 7 में से 5 किया तो कितना आएगा 2%, डिवाइड बाय 2% कितना आ रहा है 10,000। ओहो 10,000 दे दो भाई और 200 रुपए लेके जाओ हर साल। मैं तो ज्यादा ही दे रहा था आपको, 1,000 रुपए दे रहा था, अभी टाइम है दे सकते हो आप मेरे को, समझे 10,000। नाइन्थ 280 चाहिए अपने को और ग्रोथ रेट 9%, तो 14 माइनस 9 कितना होता है 5%, तो 280 डिवाइड बाय 5% कितना आएगा 5,600। अंडरस्टूड, एकदम मस्त है, मस्त का क्वेश्चन था ये। 12th डिस्काउंट रेट कितना 10% पर एनम, हाउ मच अमाउंट वुड यू पे टू रिसीव 2500 रुपए, ग्रोइंग 8%, ओके 2500, तो 2500 डिवाइड बाय 2%, 1,25,000, इतना दे दो। समझ में आया आपको बेटा ये है? चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास वर्क 3 में
क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, सिंपल लगेगा बेटा। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate rupees 3 lakh at the end of 10 years if the interest is compounded annually at 10% per annum। मुझे इतना बताओ कि इसमें है ना, क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि सादा वाला क्वेश्चन है? ये बताओ पहले, इज इट एन्युटी और सादा? बोलो, एन्युटी है कि सादा है? हाँ बच्चा, एन्युटी बोल रहे हो? कैसे मालूम पड़ा कि एन्युटी हो, बताओ। हाँ, एवरी ईयर, यस, अंडरलाइन द वर्ड एवरी ईयर। इस एवरी ईयर के वजह से मालूम पड़ गया कि भाई तू तो एन्युटी है, तू सादा नहीं है, तू एन्युटी है भाई, तो कुछ तो जादूगर है। ठीक है, तो ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है, एन्युटी वाला। तो ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है, तो अभी क्या करें एन्युटी वाले क्वेश्चन के साथ, क्या किया जाए? एन्युटी में दो फॉर्मूले हैं, ए वाला और पी वाला। तो बताओ, ए वाला लगाऊं कि पी वाला लगाऊं? हाँ, ए की पी? पी, ए। अच्छा, पी कैसे आया दिमाग में आपके? तो एवरी ईयर कितना इन्वेस्ट करता है उसको तो सी बोलते हैं, और सी तो ए वाले फॉर्म में भी है, पी में फॉर्म में भी है। वो हर साल कितना पैसा डालेगा उसको तो सी बोलते हैं ना। हमें निकालना तो सी है, बट सी निकालने के लिए ए वाला फॉर्मूला भी है, पी वाला फॉर्मूला भी है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की पी? बताओ ए क्यों करेंगे? ए का वैल्यू दिया हुआ है, एक्यूमुलेट रुपीज 3 लाख। इसको मैं हिंदी में समझाऊं आपको, हिंदी में क्या लिखा पता है? कि आप सालाना कितना पैसा जमा करोगे ताकि 10 साल के बाद आपके उस मटके में 3 लाख रुपए जमा हो जाए। 3 लाख रुपए जमा हो जाए फ्यूचर में। वी वांट फ्यूचर में 3 लाख रुपए। ए दिया है 3 लाख, इन्वेस्टेड एवरी ईयर को बोलते हैं सी, अंडरलाइन करो, लिखो सी उधर। और 10 ईयर्स तो पता है, वो तो एन हो जाएगा। और ये आपका रेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए का फॉर्मूला आपके दिमाग में बसा लो। क्या था? ए इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, जिसमें सी गायब है। तो सीधा कैल्सी हाथ में पकड़ो, कुछ मत लिखो फॉर्मूला, कुछ मत लिखो। कैल्सी में देखो वो 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 करना पड़ेगा। आई कितना है? 10% ना, तो क्या आएगा? 1.1 इंटू 10 पावर, तो इक्वल टू दबाओ, स्टेप में दिखना चाहिए 11, दिख गया। फिर -1 डिवाइड बाय 0.1, 0.1, समझा? 0.1, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू, उधर लेके जाना है ना, और इंटू 3 लाख, 18,823 रुपए, 18,823 रुपए 62 पैसे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मस्त है ना एकदम? देख लो अच्छे से। कुछ डाउट तो नहीं बेटा? पक्का ना? आगे बढ़ सकता हूं मैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। एबीएस फाइनेंस वांट्स टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड और रुपीज 8 लाख। अच्छा, सिंकिंग फंड में बोला भी हमेशा ए वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये ऊपर वाला भी सिंकिंग फंड ही था। आपने को 3 लाख जमा करना था ना सिंकिंग फंड में, तो अभी से कितना जमा करोगे आप? तो 3 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद। यहाँ क्या बोला है? 15 साल के बाद आपको 8 लाख की रिक्वायरमेंट है, आपके सिंकिंग फंड में इतने पैसे जमा होने चाहिए, तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू है। और 15 साल ये एन है। इट कीप्स ए फिक्स अमाउंट एवरी ईयर, तो एवरी ईयर एक फिक्स अमाउंट कीप करना है, इसको सी बोलते हैं। 6% ये आर है। फाइंड द एनुअल, वही सेम ही चीज करना है। करो कैल्शियम में 6% बोले तो 1.06 इंटू, हाँ 1.06 इंटू 15 पावर बोले तो इक्वल टू दबाते रहो जब तक कि ऊपर स्टेप में 16 ना आ जाए। आ गया 16, -1
डिवाइड बाय 0.06, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 8 लाख 34,370। पब्लिक साथ देना मेरा, सही है कि नहीं? मस्त एकदम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी लिमिटेड वॉन्ट्स टू लीज आउट एन असेट कॉस्टिंग रुपीज 3,60,000 फॉर ए 5 ईयर पीरियड। बेटा मैं एबीसी कंपनी हूं, मेरे पास एक असेट्स है जिसकी कॉस्ट कितनी है 3,60,000। अब उसको मैं भाड़े पे देना चाहता हूँ। समझो ये प्रोजेक्टर है, मैं भाड़े पे दे दूंगा, पर प्रोजेक्टर भाड़े पे देने से पहले मुझे प्रोजेक्टर पे पैसा डालना पड़ेगा। तो मेरा पैसा ब्लॉक कितना हो गया 3,60,000। प्रोजेक्टर ले लिया मैंने, अब उसको मुझे भाड़े पे देना है, 5 सालों के लिए भाड़े पे देना है। इट हैज ए फिक्स रेंटल 1,05,000 पर मंथ। अब भाड़े पे दूंगा ना तो कितना पैसा आएगा पता है? 1,05,000 महीने का, एनुअली, साल का। और 5 साल तक भाड़े पे देना चाहता हूं मैं। करो कैलकुलेशन यार, इच्छा होनी चाहिए कैलकुलेट करने की। 1,05,000 इंटू 5 कितना आ रहा है? 5,25,000 आ रहा है। और प्रोजेक्टर था कितने का? तो भाड़े पे देना चाहिए। ऐसा सोचे, बोलो। क्या मैं इतना तक पढ़ता हूं, इतना तक, बस यहां तक मैंने पढ़ा, यहां तक। क्या मैं भाड़े पे दूं प्रोजेक्टर? ज्यादा पैसा मिल रहा है ना? क्या 5,25 अभी मिल रहा है? वो तो फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं अभी से कैसे बोल सकता हूं कि मैं भाड़े पे देना चाहिए? आप फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है 5,25,000, उसका कंपैरिजन आज के वैल्यू से कैसे कर सकते हो? आज आप गए रहोगे क्रोमा वगैरह खरीदने के लिए प्रोजेक्टर, आपके जेब से पैसा कितना गया रहेगा? 3,60,000। प्रोजेक्टर आ गया, अब आप वो प्रोजेक्टर भाड़े पे दे रहे हो और फ्यूचर में पैसा मिल रहा है 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकालो ना। जो 1,05,000 जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? अगर ये आज की वैल्यू आज के वैल्यू से ज्यादा है तो मैं प्रोजेक्टर भाड़े पे दूंगा। अगर ये आज की वैल्यू जो इनकम फ्यूचर में होने वाला है उसकी आज की वैल्यू अगर इस प्रोजेक्टर के कॉस्ट से कम आ रही है तो भाई क्यों पागलगिरी कर रहे हो? जाओ कि और पैसा डालो, प्रोजेक्टर का धंधा करने चले। समझेगी नहीं? तो ऐसा नहीं होता धंधा। तो पहले मेरा काम क्या रहेगा पता है? कि मुझे ये देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो अपने को फ्यूचर में मिलने वाला है कितना, 1,05,000। देखो ध्यान दो अभी यहाँ पे एक असेट्स है मेरे पास, असेट्स है जिसकी कीमत है 3,60,000। ठीक है, अगर मैं इसको लीज पे देता हूँ, लीज आउट करता हूँ, तो मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा? 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। ये 1 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ, ईयर। आज ये क्वेश्चंस कराना मेरा मकसद नहीं है बेटा, मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ आपको। हाँ, फ्यूचर। और ये कॉन्सेप्ट अपने ना एक सीए इंटर में एक सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग के साथ आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम करके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें एक चैप्टर रहेगा कैपिटल बजटिंग, चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ मैं आपको अकाउंट्स में। उसमें ये काम आएगा, पूरा फुल टू कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो अच्छे से देखना, 1,05,000 पर एनम मिलने वाला, पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एंडिंग में पैसा मिलेगा, मतलब ये एन्युटी रेगुलर वाला केस है, समझे? एन्युटी रेगुलर केस है। और अपना मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 14% पर एनम, on which money can be invested by the company in, is this agreement favorable to the company? क्या कंपनी का फायदा होने वाला है इसमें? देखते हैं फायदा होता है कि नहीं होता। अब अपना जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वो कितना है? एट द रेट 14% पर एनम। देखो कल एक क्वेश्चन किया था अपन ने जिसमें एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने कुछ करवाया था, जैसे 14% तो 1.14 डिवाइड बाई इक्वल टू
इक्वस टू फिर जीटी दबाया था, जीटी नहीं था तो इक्वस टू एम प्लस, फिर एमआरसी दबाया तो एक वैल्यू आया था 3 पॉइंट समथिंग वाला, तो काम आएगा इधर क्या है 14% पर एनम का मतलब क्या पता है कि हर साल महंगाई आपका इतना बढ़ रहा है 14%। अगर आप 100 रुपए देते हो तो एक साल के बाद 114 रुपए हो जाएंगे, ये मार्केट में रेट चल रहा है। यहाँ पर 114 रुपए है जो वैल्यू है एक साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू 100 रुपए है। तो अभी आपको ये देखते हैं कि जो आपको 1 रुपए मिलने वाला है एक साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी। क्या बोला मैंने, डिस्काउंटिंग फैक्टर उसको बोलते, ऐसा लिखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसको बोलते हैं पीवीएफ। क्या बोलते हैं, पीवीएफ। अब ये कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट में 14% है ना, तो 1.14 लिखने का, क्या लिखने का 1.14, फिर डिवाइड बाय इक्वस टू एक्सेट्रा, ऐसे दबाते रहने का। तो लिखो कैल्शियम है 1.14 डिवाइड बाय इक्वस टू दबाओ, कितना आ रहा है 0.87719 है, तो 4 तक लिखो तो 2 कर लो राउंड ऑफ, फिर वापस इक्वस टू दबाओ तो 0.7695, वापस इक्वस टू दबाओ तो 0.6750 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 0.5921, फिर 0.5194, यह आएगा। इसका मतलब क्या पता है कि जो एक साल के बाद 1 रुपए मिलने वाला है ना, उसकी आज की वैल्यू है ना 87 पैसे है, 0.87 ना। जो 1 रुपए 2 साल के बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी है 76 पैसे। जो 1 रुपया 3 साल के बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है 67 पैसे। जो 1 रुपए 4 साल के बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है 59 पैसे। और जो 1 रुपए 5 साल बाद मिलने वाला है उसकी तो पूरी आधी रकम देंगे यार, 0.51, मतलब समझ में आ रहा है। अब देखो इस सब का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, जैसे 1,05,000 है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और फिर अपन एम प्लस भी दबाते रहो, जीटी नहीं ना अपने पास, रुको मैं बता रहा हूँ वैसा करो। 1,05,000 मल्टीप्लाई 0.8772 एम प्लस, कितना आ रहा है 92,106। बोला 1,05,000 की आज की वैल्यू कितनी है 92,106। कोई बोलता है कि मैं तुम्हें 1,05,000 देता हूँ नेक्स्ट ईयर, बोला ठीक है काम कर अभी देते मुझे, बोला अभी तो मैं तुझे 92,000 नहीं दूंगा, फिर अगर अभी चाहिए तो तेरे को मैं 1 साल बाद दे दूंगा ना 1,05,000। फिर वापस देखो 1,05,000 मल्टीप्लाई 0.7695 एम प्लस, कितना आ रहा है 80,798। फिर 1,05,000 मल्टीप्लाई 0.6750 एम प्लस, कितना आ रहा है 70,875। फिर 1,05,000 मल्टीप्लाई 0.5921 एम प्लस 62,171 ना, 62,000 कितना आ रहा है 171। फिर 1,05,000 मल्टीप्लाई 0.5194, कितना आ रहा है 54,537, और सबको प्लस करो तो आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा कितना, एमआरसी दबा दो 3,60,486। वैसे करो तो 85 आ रहा है, मतलब चलेगा वो 1-2 रुपए का, वो आपने राउंड ऑफ किया था इसके लिए। तो 3,60,486 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम। जो फ्यूचर में आपको लीजिंग इनकम होने वाली है उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी 3,60,486 रुपए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेंटल इनकम इज मोर देन कॉस्ट ऑफ असेट ना, इज मोर देन कॉस्ट ऑफ असेट। तो 3,60,000 ही है, आप 486 रुपए ज्यादा कमा रहे हो, 486 रुपीज। बेटा ये जरूरी है, पता है क्या है, समझो जितना पैसा मैंने डाला
उतना मैं कमा रहा हूं, एक्स्ट्रा नहीं कमा रहा हूं, समझो, तो भी धंधा करना चाहिए। आज आपका बैच समझो अगर अपना ब्रेक इवन पे चलता है, ज्यादा बच्चे नहीं आए, नॉर्मली बच्चों लोग का कैपेसिटी तो 50 बच्चे होने चाहिए, वो नहीं हुए, 20 बच्चे ही हुए समझो, तो क्या करना था, बैच नहीं चला है, नहीं चलोगे तो वैसे ही मार्केट से आउट हो जाओगे। चला लिया, कम बच्चा, और समझो रिजल्ट अच्छा आ गया, तो दाम तो होने वाला है। नुकसान क्या है, जितना पैसा गया उतना आ रहा है। तो ब्रेक इवन में भी चलाना चाहिए, ये समझ के चला, अगर धंधा करना है, हाँ लॉस में नहीं करना चाहिए, लॉस में नहीं करना चाहिए, बिजनेस लॉस में नहीं होता कभी भी। पर अगर ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी करो, घर पे क्या करोगे बैठे बैठे, समझे। तो अभी 486 का तो फायदा हो रहा है ना, 486 तो भी चलाओ ना, क्या जरूरत है। तो क्या लिखें, देयरफॉर लीजिंग इज फेवरेबल, लीजिंग इज फेवरेबल टू द कंपनी। कंपनी, तो लीजिंग इज फेवरेबल टू द कंपनी, कंपनी मतलब लेसर जो भाड़े पे दे रहा है, समझे। तो कंपनी मतलब कौन सा, क्या, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर जो भाड़े पे दे रहा है, जो ओनर होता है एसेट्स का, और लेजी का मतलब क्या होता है, जो भाड़े पे ले रहा है, तो लेजी के लिए नॉट फेवरेबल है, बट लेसर के लिए क्या आ जाएगा, लेजर के लिए फेवरेबल। तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन बी। बट एग्जाम में इतना लेंदी नहीं करना रहता है, देखो मैं शॉर्टकट बताता हूं अभी आपको, आपको है ना ये सिखाना भी जरूरी था मेरे को, आगे आने वाला कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू। बट अपने पास तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻⁻n। 1,05,000 आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है, 0.14, 1 - 1.14 पे -5 पावर, बताओ कितना आ रहा है, 1.14 इंटू 2 3 4 5 डिवाइड बाई इक्व टू -1 इंटू 1,05,000 डिवाइड बाई 0.14, क्या आएगा, 3,60,470, 3.5 मतलब 474। अब ना 486 आ रहा है, ठीक है चलेगा, वो राउंड ऑफ का तो एरर आएगा ही, तो आ गया ना अपना, तो ये बताने की जरूरी था, क्यों पता है, ये तो 1,05,000 आपको फिक्स मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा लिया। समझो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने भाड़े पे दिया, फर्स्ट ईयर भाड़ा मिल रहा है 1,05,000, सेकेंड ईयर 1,00,000 भाड़ा मिल रहा है, थर्ड ईयर समझो 2,00,000 भाड़ा मिल रहा है, तो फिर झक मार के यही करना पड़ता है अपने को। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या है। अब इसको अच्छे से लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लो, ये बहुत काम की चीज है, इस चैप्टर की जान है ये, समझो, ये समझ लिए मतलब आपका चैप्टर हो गया, 95% चैप्टर हो गया आपका। नहीं, कौन सा पी निकालने का, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा जब अपने को हर साल पैसा मिल रहा है, वो पैसा फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट पैसा मिल रहा है, तो इसीलिए अपन ये अप्लाई नहीं करेंगे, मैं शॉर्टकट अप्लाई करेंगे एग्जाम में, ये ब्लैक से लिखा है वो, तो मैंने ये क्यों सिखाया है, ब्लू से जो लिखा है वो क्यों सिखाया है, ये समझाने के लिए जो वो और दोनों सेम है, यहाँ पे सेम क्यों हो गया, क्योंकि आपका फिक्स अमाउंट मिल रहा था 1,05,000, समझो अगर अलग अलग अमाउंट मिलता तो हर साल, तो अभी शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो ब्लैक कलर से लिखा है मैंने वो, समझे। तो फिर आपको यही करना पड़ता लॉन्ग कट, आगे आएगा भी वो लॉन्ग कट करने के लिए, बताऊंगा मैं आपको। और वो राउंड ऑफ का एरर है अपना, 486 आया उनका 474 आया, वो 12 रुपए का फर्क आ रहा है वो क्योंकि अपन ने 4 डिजिट तक लिया, राउंड ऑफ कर रहे थे आगे आगे नंबर, इसलिए ये सब हुआ, नहीं तो एग्जैक्ट आता आपका। इकोनॉमिक्स है, रखा है इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 घंटे के लिए फिर क्लास आओ, 6 बजे ट्रेन मिलेगा मस्त खाली।
हाँ नहीं मिलता खाली, पर मैं तो देखते रहता हूँ, मैं भी वो ट्रेन से ही जाता हूँ। नहीं क्या होता है पता है, विरार वाला 6 कौन सा वाला ट्रेन है, 6 बज के 6:15 जो बोरीवली से ट्रेन लगता है, उसमें आप लोग है ना, फर्स्ट वाला डब्बा है ना, फर्स्ट वाला डब्बा, वहां से जो लेडीज वाला है वो पकड़ लेने का ना, विरार साइड वाला, उधर ही चढ़ते हैं। नहीं प्लेटफॉर्म तो भरा रहता है मानता हूँ मैं, सबको अंदर घुसने दो तो फिर चले जाने का ना अंदर, इतना तो कर दिया होता है। नहीं ये जेंट्स में इसी में लोग आजकल ऐसा ट्रेंड है कि आजकल लेडीज जेंट्स डब्बे में ज्यादा आ रही है पता है, क्योंकि मैं देखा हूँ लेडीज लोग, एक बार मैं ऐसे ही कांदीवली में मैं उतरा, तो फिर आगे वाला लेडीज डब्बा था, लेडीज डब्बे से एक लेडीज उतरी, तो पता है क्या धक्का लगा, वो अंदर वाली लेडीज क्या गंदा गंदा गाली दे रही है उसको बाहर। मैंने लेडीज लोग इतना गंदा गाली देते हैं क्या, बहुत डेंजर होते हैं लेडीज तो यार, मानना पड़ेगा। लगता है घर पे तो जुबान चलती नहीं, तो यहाँ पर ही ट्रेन में पूरा वो करते हैं। हाँ हर साल वाली, अरे यार खतरनाक ये तो सीन है, पर इतना भीड़ होता है 6:15 में भी। हाँ नहीं भांडे वाले को तो अच्छा है कि मगजमारी नहीं है, भाईंदर एकदम मस्त है। कुछ तो यार कुछ करना पड़ेगा फिर, नहीं तो फिर दूसरा कौन सा है, 7 बजे, नहीं 7 बजे का कोई ट्रेन, वो और रहेगा, 6:40 अच्छा है। लेडीज स्पेशल नहीं है। हम्म? हाँ नहीं 6:15 तो 6:15 का भी, आज भी मैम शायद आपको बोलेगी कि 6:30 तक करे क्या एक्सटेंड, तो बात कर लेना कि भाई 6 बजे, मैं बोला कि उनका ट्रेन का कुछ है इसलिए 6 बजे छोड़ना पड़ेगा मैम आपको, बात कर लेना, अभी से 6 बजे छोड़ना पड़ेगा। पर थोड़ा वो तो भी देखो, बेस्ट फिर कैसे फिर टाइमिंग बिठाएंगे वो भी देखो ना, फिर या तो कॉलेज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ आप करोगे सेक्रीफाइस, आप भी सेक्रीफाइस कॉलेज, कॉलेज, तो फिर वही कभी कभी का आप कॉलेज सेक्रीफाइस, नहीं ऐसा अगर सबका परमिशन हो तो कोई इशू नहीं, फिर अपन 11 से चालू करें, 11 से तो अपन 4 o'clock तक का वाइंड अप कर सकते हैं टाइम टेबल बना के ना, वो तो फिर और अच्छा रहेगा, रिकवरी ज़्यादा हो जाएगी ऐसा बोलो, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है मेरा, वो 11 से ही रखवाता हूँ फिर मैं सबका, तो 11 से रखवा दिया तो 11 से 4 कर दिया अपन ने, फिर बोलना भी ऐसा वैसा नहीं, लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को बाद में फिर, तुम सब जो पंडा तुम लोग को है, पढ़ाना हम लोग को है, तुम लोग है तो 11 से 4, लेकिन फिर ऐसे 11 से 2 कर लेंगे, ऐसा ऐसा वो नहीं चलेगा फिर। 11:30 का आपको, हाँ तो 11:30 कर सकते हैं, बोलो दो दो राउंड नहीं होएगा। हाँ तो 11:30 का कर लेते हैं फिर, 11:30 से 4 बहुत है उतना, तो वैसा कुछ कर मैं आज ही बता देता हूँ, हाँ, तो वही टाइम टेबल अपन फिट करते हैं जो भी है, तो बोलने का सीधा मैसेज कर देने का हो जाएगा। ये भी तुम लोग को अभी, लेकिन इंटर में ट्रेन हो जाना एकदम पूरा अच्छे से करना ही है अपने को, तो फिर धक्के खाने के लिए रेडी रहना है अपने को, तो क्या करेगा। कौन बोला, वो तो कौन सा, अगर आपका मे वाला अटेम्प्ट हुआ तो जब आपको छुट्टी रहता है तो मॉर्निंग में खींच सकते हैं ना, कॉलेज का रहेगा तब तो कैसे मॉर्निंग में रहेगा, अभी इनका चल रहा है ना इंटर का, मॉर्निंग है ही नहीं, तो बैच चल ही रहा है 2 बजे देखो, अब ये बैच चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, एक January 26 वाला सी इंटर का है,
हाँ तो उनका तो फिर बीच में छुट्टी था ना, वो तो वैकेशन वाला बैच था ना उनका। तो उन्होंने क्या किया रहेगा, जैन में एग्जाम दिया रहेगा। जैसे आपका फाउंडेशन से तो जैन में कंप्लीट हो जाता है, तो जैन के बाद जब आपका फेब मार्च से रेगुलर चल तो फिर मॉर्निंग में कर सकते हैं। तब तो वो टाइम में आपका कॉलेज नहीं रहेगा ना, वो रहता है अपना मेन। हाँ तब तो खत्म हो जाएगा जैन वाला, जैन वाला। चलो यहाँ तक क्लियर है, समझा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला था। कैल्शियम है ना, कैल्शियम है आपका जीटी का ऑप्शन है क्या? किसका नहीं है? ठीक है, जिसका जीटी में ऑप्शन है पहले उसके लिए बताता हूं मैं। 14% है तो 1.14 लिखा, 1.14 डिवाइड बाय 5 साल है ना, तो 5 बार इक्व टू दबाओ, इक्व टू इक्व टू इक्व टू इक्व टू इक्व टू 5 बार दबाए, इक्व टू 5 बार कितना आ रहा है? 0.5193 आ रहा है। हाँ अब जीटी दबा दो, मेरे में जीटी ऑप्शन नहीं है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? फॉरवर्ड हो गया। हाँ कितना आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब इसी में मल्टीप्लाई कर दो 1,05,000, कितना आ रहा है? बस ये आया ना, आएगा नहीं? आपका आंसर आ गया तो, अरे 36474 आ गया। हमने क्या किया पता है? हमने ये जो लिखा ना, ये कैल्शियम में ये निकाला था, ये 1 2 3 4 5 और 500 का प्लस कर दिया था। जीटी मतलब प्लस कर दिया था, क्योंकि सब 1,05,000 ही है ना, तो एक ही अमाउंट से सबका प्लस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जिसके पास जीटी नहीं है, मेरे जैसे लोग, देखो क्या करने का, 1.14 डिवाइड बाय इक्व टू एम प्लस, इक्व टू एम प्लस, इक्व टू एम प्लस 3 बार हो गया, इक्व टू एम प्लस 4 बार हो गया, इक्व टू एम प्लस 5 बार हो गया। अब एमआरसी दबाओ, आया 3.433। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1,05,000, 36473 आ गया ना। आप समझ जाना कि बेटा यहाँ पे 1,05,000 कांस्टेंट अमाउंट है, देखो पूरे 5 साल तक। तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला जो ब्लैक कलर से लिखा है मैंने। पर सपोज यहाँ पे 1,05,000 है, फिर 1,10,000 है, ऐसा कुछ अलग अलग अमाउंट है, आपका एन्युटी अलग अलग है, तो फिर आपको ये टेबल बना के करना पड़ेगा। समझ में आया? पक्का? चलो अब मैं करा रहा हूं, वो करो। ये तो आ गया आपका फेवरेबल। रुको रुको रुको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है समझ लो। नहीं आया? हाँ वो ठीक है, करना नहीं है। पहले जो कॉन्सेप्ट वाइज जाओ ना, तो मस्त मजा आएगा पढ़ने का। वैसा अभी देखो 11 वाला सम क्वेश्चन देखना। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम है, मतलब आपका जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो 12% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, दोनों हो सकता है। अगर नेगेटिव में दिया मतलब आउटफ्लो है, और पॉजिटिव दिया मतलब इनफ्लो है। जीरो का मतलब होता है आज का, आज मतलब 0 ईयर। तो आज आपका 100 रुपए जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपए आपका जा रहा है। वो 100 रुपए नहीं, वो इन 1000 में है ना, तो वो कितना 1 लाख है। कितना है? तो 100 इंटू 1000 कितना होगा? 1 लाख। तो 1 लाख आपने गया। अब 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है? 60,000, 1000 में ही है। 2 साल के बाद 40,000, 3 साल के बाद 50,000। क्या आपको एवरी ईयर क्या इक्वल अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है। जब अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो 11th में सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब कैश आउटफ्लो, तो क्या बोलेंगे? कैश आउटफ्लो, कॉस्ट भी बोल सकते हो। वो कितना है? 1 लाख।
1 लाख नहीं, वो 100 मतलब 100,000 में था ना, तो 1 लाख लिख दिया। अब अपने को है ना कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो कितने साल का दिया है? 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कितना दिया कैश इनफ्लो? 60,000, 40,000 और 50,000। 60, 40, 50 कि 1000 में था वो। फिर यहाँ पे लिखने का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 12%, और मैंने आपको निकालना सिखाया था अभी 12%। तो क्या करने का 1.12 डिवाइड बाय इक्वल टू 0.8929 वापस इक्वल टू 0.7972 इक्वल टू 0.7118 राउंड ऑफ हो रहा है। फिर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, समझो ये आपका है ए, ये आपका बी, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? ए इंटू बी, बोलो इनको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, तो 60,000 इंटू 0.8929 एम प्लस दबा देना, तो 53,574, 40,000 मल्टीप्लाई 0.7972 एम प्लस 31,888, फिर 50,000 मल्टीप्लाई 0.7118 एम प्लस 35,590। अब बेटा है ना इसको प्लस करना है, तो आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो एमआरसी दबा दो 1,21,052, मतलब जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला था उसके आज की वैल्यू कितनी है? 1,21,000। इसमें से माइनस करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आज कितना पैसा गया? 1 लाख ना, तो कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा अपने को? 21,052। इसी को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर ये फॉर्मूला किधर है? मैं बताऊंगा मैंने कहा लिखा है इस फॉर्मूले को। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू तो कितना आया? 21,052। तो इधर 48 दिख रहा है, वो चलेगा, ऑप्शन ए। कितना राउंड ऑफ का एरर चलेगा, 5-6 रुपए चलते। एनपीवी समझा ना, क्यों मैंने वो करवाया था इसके पहले, इस वजह से करवाया था। इसमें आप है ना, आप पी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, सी अपॉन आई वाला, कि सी तो अलग अलग है ना हर साल। दैट्स द रीजन। और एक बहुत जन को नहीं समझता बेटा ये, कि क्यों अपन वो क्यों नहीं लगा पा रहे अपन। सबसे बड़ा इसमें डाउट क्या आता है पता है? कि सर पता कैसे चलेगा कब क्या करना है? पता क्या चलेगा सर कौन सा फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है? बस ये सबका क्वेश्चन रहेगा, कॉमन आपका भी रहेगा। तो एक बार रिवाइज करना, मालूम पड़ जाएगा मैं कैसे क्या है। दोनों से कर सकते थे, इसमें शॉर्टकट से नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि सी कांस्टेंट नहीं है, बस ये वाला। ये वीक टेस्ट कौन सा मैंने बोला आपको? इक्वेशन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक मेरा एक भी लेक्चर नहीं रहेगा मैथ्स का, ठीक है? क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस के लिए टाइम देना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक अपना जो टेस्ट रहेगा इसका रहेगा। 50 क्वेश्चन दूंगा मैं इसके। कितने? 50 क्वेश्चन ये चैप्टर के। तो अपना 2 वीक का शेड्यूल फिक्स है टेस्ट का। ये वीक में इक्वेशन और वो इश्यू ऑफ शेयर्स, और नेक्स्ट वीक में आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। वो अच्छे से कर लेना। देखो ये किधर लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सब परपेचुअली लिख के हो गया था। ये देखो बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो, लिखना बाद में टाइम दूंगा मैं आपको, पहले समझ लो क्या है ये।
नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो आपने निकाला था ना 1,21,000 आया था आपका, सबको मल्टीप्लाई करके, और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए था वो। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस, ये कैसे निकालेंगे, ये इसकी बात हो रही है अभी। तो इसको निकालने का दो तरीका है। एक क्या तरीका है, इफ फ्यूचर इनफ्लो आर कांस्टेंट, एक जैसे, जैसे 1,05,000 वाला इसके पहले वाला केस, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, पी वाला, देखो मस्त एकदम नोट्स बन गया अपना ही। तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। अगर फ्यूचर इनफ्लो आर नॉट सेम, अलग अलग है, वेगले 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 वेगले, ठीक है ना, तो उसमें ड्रॉ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी टेबल कैसे बनाने का, ईयर लिख दो इधर 1 2 3 4, मैंने ऐसा टेबल बनाया था, अब ऐसा बना तो अभी चलेगा। फिर इनफ्लो लिख दो इधर, जैसे अभी 3 इनफ्लो थे 40,000 50,000 60,000, वो लिख लो। और पीवीआईएफ समझे, वो भी निकाला था अपन ने 1.12 डिवाइड बाई इक्वल टू, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू बी, और फिर जोड़ दो इसको, आ गया देखो ये। और मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया पीवीआईएफ कैसे निकालते, मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कैसे निकालने का पीवीआईएफ। देखो पीवीआईएफ का फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इफ आर 12% है तो 1 प्लस आई करने का डिवाइड बाय इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। अगर 1.15 डिवाइड बाय इक्वल टू किया तो ये आया फर्स्ट ईयर का, वापस इक्वल टू दबाया तो ये आया थर्ड ईयर का। अगर एनपीवी 0 या 0 से ज्यादा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा भी पॉजिटिव आया ना, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो भी, अच्छी बात है ना। 0 भी आया तो भी अच्छी बात है कि जितना गया उतना आया ना, धंधा करना चाहिए। बस समझो नेगेटिव आया तो एनपीवी रिजेक्ट द प्रपोजल, आया समझ में। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी बढ़ रही है, वो इन्फ्लेशन को प्लस कर देंगे रियल इंटरेस्ट रेट से, तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, जिसको अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग फैक्टर ये सब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो बाद में आप लिख लेना, ठीक है, अभी मत लिखो, मैं शीट तो भेजा हुआ ना आपको, इसमें टाइम पास हो जाएगा। क्या चैप्टर खत्म कर लेता हूँ मैं, अच्छा रहेगा, फिर थोड़े से के लिए क्यों आगे बढ़ने का, भेज देता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये समझना कितना अच्छे नोट्स दिया हुआ है, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं अभी। और ये सारे शीट अभी अपने अपने एप्लीकेशन भी चले जाएंगे, ताकि कभी भी बाई चांस इधर उधर हो गया तो वो एप्लीकेशन से मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करके। तो यहां तक क्लियर। अब ये देखो ये क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये वाला। पर इसके पहले ना अपन, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके पहले और भी इसके क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपने किया ना ये, चलो इसके क्वेश्चन और भी करेंगे, धमाकेदार कोई क्वेश्चन दे लेता हूँ। कोई है क्या अपने पास, ये जो CAGR वाला क्वेश्चन है, चलो ये फोर्थ वाला इसने किया था बच्ची ने, देखो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ क्या लिखा है, A company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for the 4 years। या तो 4 साल के लिए आप भाड़े पे ले रहे हो या आप खुद का खरीद रहे हो। और रेट क्या है, अगर भाड़े पे लोगे तो आपका एनुअल रेट आएगा 1,250 रुपए। मतलब आपको भाड़ा कितना जाएगा, 1,250 1,250 1,250 1,250, 4 बार जाएगा आपका। Which course of action is preferable to if the company can borrow 14% compounded annually। अच्छा, आपको सोचना किसके बारे में पता है, कंपनी के बारे में, कंपनी की बात हो रही है। अब क्या असेट्स कंपनी का थोड़ी ना, कंपनी तो सोच रही है कि मैं इस असेट्स को खुद का ले लूं कि भाड़े पे ले लूं। अच्छा, भाड़ा कितना देना पड़ेगा उसको, 1250। तो आपका सी कितना है, सी एवरी ईयर 1250 देंगे, कितने साल तक देंगे, 4 इयर्स तक, इंटरेस्ट रेट 0.14। तो जो ये 1,250 रुपए जो जाएगा हर साल, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो 1,250 हर साल जाएगा, 1,250 अपॉन आई है 0.14, 1 माइनस 1.14 पे -4 पावर, बताओ कितना आ रहा है, डिवाइड बाय नहीं इनटू इक्वल टू फिर डिवाइड बाय इक्वल टू -1 इंटू 1250 अपॉन 0.14 आ रहा है 3642 ना। मतलब अगर आप भाड़े पे लेते हो ना तो आपका 3642 रुपीज कॉस्ट होंगे,
और खुद का लिया तो कितना आ रहा है 4,000, तो भाड़े पे लेना ही अच्छा है ना, समझे कि नहीं। लीजिंग पे अपना 3640 कॉस्ट जा रहा है और खुद का ज्यादा जा रहा है, तो लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। आप कौन है, लेसर हो कि लेसी हो? लेसी हो, आप भाड़े पे ले रहे हो। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंपनी लेसर थी कि कंपनी का भाड़े पे देना चाह रही थी, वो अलग क्वेश्चन है ये। अब हम भाड़े पे लेने का बात कर रहे हैं, भाड़े पे देने की बात नहीं कर रहे भाई, भाड़े पे लेने की बात करते हो। अपन लेसी हो, लेसी, लेसी जो भाड़े पे ले रहा है, तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लीजिंग इज फेवरेबल, पर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो लीजिंग इज नॉट फेवरेबल टू द लेसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। है डिफिकल्ट है, स्टार मार्क करो बेटा, अभी लग रहा है कि हाँ हो गया, ऐसा नहीं है, आप सोच ठीक से नहीं रहते। कंपनी मतलब इसमें लेसी हो गई, समझे। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा भाई, ये फेवरेबल है कि भाई भाड़ा कम जा रहा है अपना, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा अपना, ये अनफेवरेबल। क्लियर है ये। तो लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसी आना चाहिए, लेसी। ये लेसी होता तो इसका आंसर क्या दिया पीछे, हाँ ए दिया है। अच्छा ऑप्शन सी कब आता पता है, जब ऐसा लिखा होता है लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसी, यहाँ पे लेसी होता ना लेसी, तो बोथ ए एंड बी आता, दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं ना, कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट फेवरेबल और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल। अच्छा इसमें एक आदमी कनेक्ट करता है तो भी मीटिंग क्या हो गया, इन लोग के बाहर का कंपनी है ना, जूम आईडी करके 40 मिनट तक ही चलता है। अब एक ही बंदा ज्वाइन कर रहा था तो चलना चाहिए ज़्यादा। एक तो ये मैडम बार बार क्या डिस्टर्ब कर रही है, पागल। ठीक है, हाँ कह रही है, 4 समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000, मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है इनकम, मशीन इनकम दे रही कितनी, 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स तक मशीन अपने को इनकम दे रही है, 5 ईयर्स तक। तो क्या होगा, assuming borrowing cost 10% per annum compounded annually, determine whether machine should be purchased or not। तो जो आपको फ्यूचर में पैसा मिल रहा है 12,000, उसकी आज की वैल्यू क्या है, तो P क्या होगा, P जो 12,000 मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू 0.1 माइनस 1.1 पे कितने साल तक मिलेगा, 5 ईयर्स ना, -5। बताओ क्या है, 1.1 इंटू 2 3 4 5 डिवाइड बाय इक्वल टू -1 इंटू 12,000 अपॉन 0.1 आ रहा है 45,489, और मशीन है कितने का, 50,000 का। 50,000 का मशीन देख के 45 का इनकम हो रहा है, पागल है क्या, नहीं, मस्ट नॉट बी परचेस। क्यों परचेस करोगे भाई मशीन, मुर्गी खरीदा 50,000 का, अंडा दे रही है सिर्फ 45,000 का, इससे अच्छा मुर्गी को पका के खाना ही अच्छा रहेगा, मत पालो, समझे कि नहीं। तो क्लियर है ये। तो 45,000 का जो है वो कम है, ज्यादा होता तो मैं खरीदता मशीन, अरे खरीदो मशीन खरीदो, धंधा करो, कंट्रीब्यूशन होगा, समझे कि नहीं, अभी नहीं खरीदना है। कोई चैप्टर देख के लग रहा है कि अपन मैथ्स कर रहे हैं, ऐसा लग बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ले कर रहे हैं अपन, चीजें चैप्टर इंपॉर्टेंट रखा हुआ है सीए फाउंडेशन में कि भाई काम की चीज है डिसीजन मेकिंग। ये अगर मैं कोई चैप्टर पहले कराता, आपके पहले लेक्चर में कराता, शायद और अच्छे से आप लोग और 5-6 बच्चे और बढ़ जाते शायद, लेकिन वो क्या उनका रिक्वायरमेंट था। सोचो मैं अभी भी एडमिशन का नहीं सोचता, मैं उनके बारे में सोचा कि उनका पोर्शन जल्दी होना चाहिए, थोड़ा एक सब्जेक्ट की वजह से ऐसा हो गया था इसके लिए। तो आप दिमाग में रखो, हम लोग का ये काम है कि आप लोग का फटाफट सिलेबस हो जाए, आपसे ज़्यादा हम लोग को घाई रहता है, जल्दी हो जाए फटाफट, ठीक है भाई। भी इनका तो हो गया अच्छे से, अभी कोई टेंशन नहीं उनको भी, और कभी होता है कभी
एक आध दो 5-6 साल में से एक बैच बन जाता है जिसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है हम लोग को। और अपना देखो अभी इंटर का बाजू में क्लास चल रहा है, दोनों क्लास है, दोनों इंटर का क्लास ही है। इंक्वायरी करना, बाजू वाला जो क्लास है उनका जैन 2026 में सी इंटर का है, और उसके बाजू वाला क्लास है उसका कब है, सितंबर मई में एग्जाम है 26। तो यहाँ भी 50 स्टूडेंट्स हैं, 57 ऐसा कुछ है, और उसके उधर भी हम लोग 40 स्टूडेंट्स के आसपास क्राउड है। पर वहाँ पे तो उसके आगे वाली क्लास में ऑनलाइन में कितने बच्चे पता है कितने रहेंगे आपके हिसाब से ऑनलाइन? हाँ, 920। कितना है? 920 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। जो सर पढ़ा रहे हैं ना उधर, यूट्यूब पे सर्च करना, बीबी सर, बीबी वर्चुअल करके है ना, आपने सुना रहे ऐप है, उनके जो है ना वो सब पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उनकी टीम है। तो उन्होंने क्या किया, ऑफलाइन तो अपने बच्चे हो रहे, ऑनलाइन में उनका क्राउड भी हो रहा है वैसा, जो एडमिशन लिया उन्होंने। तो 950 एडमिशन हुआ, 970 के आसपास एप्लीकेशन पे, और पूरे इंडिया से जो भी है। नॉर्थ वाले ज़्यादा पब्लिक है, दिल्ली वाले, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, कि वो जो इंटर ही करते हैं ना, पता है कि ना आपको, वो इंटर ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं आजकल, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ऑनलाइन में क्या होता है, जब से ऑनलाइन आया ना, तो अपना ग्रोथ ना, ग्रोथ वो ऐसा ग्रोथ हो रहा है, कैसा पता है, ये शेप, के वाला शेप, आपने यू शेप देखा रहेगा, आपने बेल शेप देखा रहेगा, ऐसा जे शेप देखा रहेगा, ये जो कर्व होते हैं कर्व, तो ये ना ये के शेप का मतलब क्या होता है कि अमीर और अमीर बनते जा रहा है और गरीब और गरीब बनते जा रहा है। मतलब जो पढ़ा लिखा है, जिसको अपना खुद का पढ़ी है, खुद की पास होना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, वो ऑनलाइन में और ग्रोथ कर रहा है। कि ऑनलाइन वही बच्चा बैठता है जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में। हम लोग भी ऑनलाइन चलाते 11-12 जो अपना एप्लीकेशन, अगर आप देखोगे, हेमल सर करके यूट्यूबर है, पता रहेगा, तो उनके चैनल में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग का शेयरिंग रहता है, तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे, वो सारा अकाउंट सिखाते हैं हेमल सर करके। तो वहाँ पे जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो हमारे ऑनलाइन में भी 12 का बैच है, तो 12 में 350 बच्चे हैं हमारे पास, 350 बच्चे एप्लीकेशन पे, तो हम सिखा रहे हैं वहाँ पे, मैं मैथ्स टू सिखाता हूँ वहाँ पे। तो इंटरेस्टेड बच्चे ही रहते हैं वो पढ़ने वाले ऑनलाइन में। कभी भी ऑनलाइन में जो नहीं पढ़ना वो कभी नहीं बैठता, आप कितना भी फ्री दे दो वो पढ़ेगा ही नहीं, अगर फ्री कंटेंट भी दे दोगे तो जो नहीं पढ़ रहा उसका एकदम डाउन हो गया, ग्रोथ एकदम डाउन हो गया, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, समझे? अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं। ये तो सोचो ना कि कितना इतना मार्क्स आ जाता है किसी का, तो पूरा एकदम रैंक आ रहा है ऑनलाइन पढ़ के, और लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से बीबी सर के स्टूडेंट ही नंबर 1 आ रहे सीए फाइनल में, फर्स्ट रैंक, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोफेसर पढ़ा रहे वो, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया, वो प्रोफेसर पढ़ा रहे सी इंटर में, वो भी ये साल से ज्वाइनिंग किया उन्होंने। तो क्या, तो अभी ज्वाइनिंग किया तो अभी मैनेजमेंट थोड़ा भी धीरे हो रहा है अपना और डेवलप, फिर टाइम लगेगा थोड़ा, यहाँ पे आए फिर तो, और 1-2 साल जाएगा तो फिर पता चल जाएगा अवेयरनेस। अभी आपका बैच होगा टाइम पे खत्म, तो आप खुद मार्केटिंग कर ही लोगे अपना, जो भी रहेगा वो। तो ये क्लियर है अपना यहाँ तक? हाँ, तो अभी ये अपने को 5th वाला हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किया आपने 6th वाला क्वेश्चन? हाँ, देखते हैं अपन क्या लिखा है यहाँ पे। ए मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years, कॉस्ट कितना है? 10,000। while another machine with useful life of 5 years, कॉस्ट कितना है? 8,000। The first machine save labor expense 1900 रुपए annually, and the second one save labor expense 2200 रुपए annually. Determine the preferred course of action. Assume cost of borrowing 10% compounded per annum. बताओ कौन सा, पहला मशीन अच्छा है कि सेकंड मशीन अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 6, मशीन 1। एक और लेक्चर लगेगा इसका, ये तो एक पढ़ाना पड़ेगा, एक और अपना लेक्चर है क्या ये वीक में एक और? हाँ, चलो तो भी एक और लेक्चर रखेंगे अपन इसमें। हाँ,
हाँ रखेंगे ना यार, मॉर्निंग में अच्छा मुहूर्त में आप रक्षाबंधन बना लेना, फिर संडे चले जाना किधर आपको, और पैसा लुटाना है तो लुटाना है तो तेईस में 24 घंटा है। तुम लोग सारे काम वो 2 घंटे में होंगे क्या? 2 घंटे में सारे होंगे? कौन गिरा? मशीन वन मशीन टू। ए मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर, कॉस्ट कितना है? 10,000। बेटा कॉस्ट कितना दिया हुआ है फर्स्ट मशीन का? 10,000। आराम से करते हैं बेटा, घाई नहीं करेंगे कि बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, इतना जल्दी चैप्टर नहीं खत्म होगा। एक और है सैटरडे को लेक्चर, तो उसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर करने हैं अपने को। तो 10,000, एंड दूसरे मशीन का कॉस्ट कितना है? 8,000। तो फिर दूसरा वाला ही अच्छा है ना? हाँ हाँ। लाइफ कितना है इसका? 7 ईयर्स। और सेकेंड मशीन का लाइफ कितना है? 5 साल ही है फिर। तो फर्स्ट वाला अच्छा है फिर तो। हाँ फर्स्ट वाला अच्छा है लाइफ के हिसाब से। अब अपना सेविंग कितना है? सेविंग इन लेबर एक्सपेंस। ये सेविंग इन लेबर एक्सपेंस मतलब क्या हो गया? हाँ तो लेबर को अपॉइंट नहीं करेंगे अपन, पगार नहीं देना पड़ेगा वर्कर को। मशीन आने से लेबर का काम धंधा चला गया ना, पर अपने लिए तो लेबर में सेविंग हो गया, लेबर कॉस्ट बच गया अपना। तो सेविंग कितना आया लेबर में? 1,900 रुपये पर एनम, एनुअली बोला है। और सेकेंड मशीन की वजह से कितना हुआ? 2,200 रुपये सेविंग। तब तो सेकंड अच्छा है, 2,200 का सेविंग हो रहा है। समझे? अभी ये देखना पड़ेगा अपने को, ये सेविंग ना सेविंग, ये हर साल 1,900 का सेविंग हो रहा है। कब तक? 7 साल तक। ये 7 साल में मशीन तो खत्म हो जाएगा। तो 7 सालों तक 1,900 रुपए का सेविंग हो रहा है, ये मशीन के आने से, आपके आ जाने से 1,900 रुपए का क्या हो रहा है? सेविंग हो रहा है। 7 साल तक सेविंग हो रहा है। तो उसके आज की वैल्यू क्या होगी? जो हमको फ्यूचर में सेविंग हो रहा है, जो फ्यूचर में इनकम जैसा हो गया, तो उसके आज की वैल्यू क्या होगी? तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा? सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻⁻n। तो सी कितना? 1,900 का सेविंग हो रहा है। आई इंटरेस्ट रेट कितना दिया क्वेश्चन में? 10%। 0.1, 1 - 1.1 पे -7 पावर। 1.1 इंटू 8 पे डिवाइड बाई इक्व टू -1 इंटू 1,900 अपॉन 0.1। कितना आ रहा है? 92,450 लिख दो ना, 99 पैसे। क्या लगता है भाई, सही है क्या? सेविंग कम हो रही है और कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। अच्छी बात है। समझो इसको मैं ले लिया ए, इसको ले लो अपन बी। अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि ए इज मोर देन बी, तो भाई ये मशीन वन तो ले लेनी चाहिए भाई। ये क्या है? 10,000 रुपये मशीन को दे रहे हो, इसे तो लेबर को देते 9,250 में काम हो जाता आपका। 9,250 में। अब इसकी बात करते हैं। 2,200 रुपये का सेविंग, 0.1, 1 - 1.1 पे -5 पावर, ये 5 साल तक चलेगा ना। कितना आ रहा है? 8,340। तो यहाँ पे ए इज लेस देन बी, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सेविंग ज्यादा है, उसको नहीं करना चाहिए। तो मशीन टू इज प्रेफरेबल। समझे? आंसर क्या आ जाएगा? मशीन टू इज प्रेफरेबल। समझ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं?
सेविंग ज्यादा होना चाहिए ना भाई, कॉस्ट कम होना चाहिए। ये हर कोई यही चाहता है, कॉस्ट कम हो सेविंग ज्यादा हो। तो मशीन टू में देखो सेविंग ज्यादा है, तो सेविंग ज्यादा मतलब वो फ्यूचर वाला सेविंग मत देखो, उस फ्यूचर वाले सेविंग का आज का वैल्यू निकाल के देखो ना, कि ये आपका कॉस्ट तो आज ही लग रहा है ना 8,000 रुपये मशीन को खरीद के। समझे? मैं आपका कंपेरिजन सीए इंटरेस्ट से नहीं कर सकता, कि उनको तो मैच्योरिटी फाउंडेशन पास हो गए, वो भले ही बैठे 8 घंटा 9 घंटा, उनको पता चल गया। अभी आपको नहीं कर सकता, अभी आपका आपसे कंपेयर करूंगा, आपके जो बच्चे दूसरे। पर सब लोग का क्लास पहली बार तो क्लास किसी ने चला ही नहीं जनवरी वाला, अभी फाउंडेशन का इतना बहुत कम जगह चल रहा है अभी। या आप लोग का बैच वाला जो है ना, वो क्या करते, रीफोकस चलाते, रीफोकस उसमें बिठा लेते हैं, रिवीजन साथ में हो जाता है। हुआ है? कौन सा है? नहीं हुआ, डन। लिखो, राइट एवरीवन। मैंने आपको बताया नहीं था बीबी वर्चुअल कंपनी के बारे में, ऐसा कुछ सीए में इतना वैल्यूएशन हुआ था। हाँ? 350 करोड़ में पैसे, पैसे ही पैसे सीए बनने के बाद, पैसा पैसा। सीए बनने के बाद देखो क्या होता है, पैसा कमाने के लिए ना इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट क्या है वो जरूरी है, इंटरेस्ट मैटर करता है। मैं जब प्रैक्टिसिंग किया सीए के अंडर में, जब काम किया 3 साल, तो मुझे ऐसा लगा कि वो वाइब्स नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है, पीसी के आगे बैठो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, करप्शन भी होता है, इतना सारा बात बोलना नहीं चाहिए, ऑनलाइन वगैरह सब, वो सब चीज़ें। तो क्या है वो मतलब नहीं जा रहा मेरे को, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी भी। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ा उतना पढ़ा। मेरा एम.कॉम में 97 आया था अकाउंट्स में, 94 आया था कॉस्टिंग में, 100 में से एम.कॉम में। एम.कॉम की बात करूँ मैं तो, इंटर का सब पढ़ाई है वही एम.कॉम में भी होता है, तो पूरा उसमें हुआ था। तो उतना कुछ नॉलेज के लिए सब पढ़ा, बहुत नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। बट आप पैसा तभी कमा पाओगे, आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरे ऐसे फ्रेंड लोग भी हैं जो सीए बनने के बाद कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और अच्छे टैलेंटेड भी है, मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड थे वो टाइम पे, पर उनका जो पैकेज बहुत कम है। मैंने ऐसे भी देखा जिसने खुद का प्रैक्टिसिंग डाला ना, सीए के अंडर में काम नहीं कर रहे हो लोग, सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद तो जॉब करते हैं, खुद का प्रैक्टिसिंग करते हैं, तो खुद का प्रैक्टिसिंग भी किया उन्होंने, तो उनका जो कंपनी ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, वो बस घूमते रहता है, बट क्या कमा रहा है वो बंदा। ऐसे लोग को भी मैंने देखा है। वो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होता है उस पर डिपेंड होता है कि आप कैसे करते हो। बहुत जन एमएनसी कंपनी में लग जाते हैं, ऐसा ऐसा वो डिपेंड है कि क्या होता है उसमें, वो कहाँ लेके जाओगे। वो मैंने कहा सोचा नहीं था कभी कि मैं टीचर बनूंगा वगैरह, टीचर करना है। वो तो सीए के अंडर में जब काम कर रहे थे, तो किसी ने बोला कि भाई टाइम तो बहुत रहता है अपने पास, तो कोई पूरा पढ़ाएगा क्या तू, वैसा वैसा। मैं ठीक है देखता हूँ, पढ़ा, रिक्वायरमेंट था, पढ़ा, वहाँ से चल गया। तो सीए जो मुझे पेमेंट देता था वो कम देता था, स्टाइपेंड तो 3,000 मिलता था महीने का सीए के अंडर में काम करने का। पर मेरा टीचिंग करता था मैं सिर्फ एक ही घंटे के लिए, वहाँ मेरा महीने का अच्छे से 8-9 हज़ार हो जाता था, सिर्फ 1 घंटे जाना था। तो वो इनकम ज़्यादा दिखने लगी मेरे को, तो फिर रिस्पेक्ट भी मिलने लगी, जो अच्छा खासा थोड़ा पढ़ा लेता था मैं, तो मज़ा आ गया उसी में। तो वो तो किस्मत कहाँ लेके जाएगी वो अपने को पता नहीं। पर एक चीज़ याद रखना, एजुकेशन, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करना चाहिए बस। एक ही चीज़ मैं सबको ज्ञान देता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि भाई 5 साल आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें अदर एक्टिविटी नहीं करना है कि जो शेयर मार्केट में कुछ काम कर लेते हैं कुछ पैसा कम, वो आपके पैसे से आपके पेरेंट्स को कुछ मतलब नहीं है। मतलब कितना भी कमा लो, मैं वो टाइम में बहुत बहुत कुछ कमाता हूँ, मुझे मतलब नहीं, पढ़ने को बोला पढ़ाई कर बस, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई, फिर कमाने के टाइम में दबा के कमाई।
वो होता है रियल लाइफ का मजा। यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं। अब मैं देखता हूँ 12th वाले बच्चे लोग को भी गेम वगैरह खेलते रहते हैं, पैसा लगाते हैं उसमें भी, 100 रुपया 150 रुपये वगैरह वगैरह, टाइम पास पूरा वैसा। नहीं लोग कोई शेयर मार्केट में नौ भी बता ये मार्केट क्या चल रहा है देखते हैं, भाई क्या है ये, तेरा उम्र है क्या देखने का शेयर मार्केट? तो भी पढ़ाई करना, तो बस पढ़ाई मतलब एजुकेशन लो, नॉलेज लो। और हाँ, पास होने जैसा नॉलेज नहीं लेने का, वो कभी सीए नहीं बनता। अपना एजुकेशन सिस्टम गलत है, बहुत गंदा है अपने इंडिया में। तो 11th कैसा कर दिया था, कॉलेज के ऊपर पास है, तो हम क्या हम उतने ही पढ़ते थे, पास होने के हिसाब से पढ़ते थे। आज का समझो 11 टफ होता तो आज आपको सीए में बहुत हेल्प मिलता है अभी सब कुछ, कि सारा सिलेबस सी 11th का ही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, वहाँ इजी कर दिया, बस पढ़ के जाओ 3 दिन पहले पास हो जाओगे, बोर्ड में भी काउंट नहीं होगा। उनको 11th के मार्क्स भी बोर्ड में काउंट करने चाहिए अगर रियल में कुछ बनाना है एजुकेशन सिस्टम तो। बस ये चीज़ पूरा फ्लॉप है। हम भी क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। और सीए का डिमांड क्यों है कि सीए का एग्जाम टफ है, समझे? इसलिए थोड़ा हम लोग क्या करें, सीए का ज़्यादा कोर्स करने का, क्योंकि टफ है मतलब नॉलेज वाला ही बंदा बन सकता है सीए। कोई भी 11-12 करके कोई सीए नहीं बन पाता। तो सीए का नॉलेज बहुत चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए अपने को। और जब नॉलेज मिल जाता है, ये कोई डिग्री से पैसा नहीं कमाते। आपने अपना टैलेंट पहचाना, मैंने पढ़ाया, आपने सीखा, उतना रिटेन भी रहा, एग्जाम भी दी, पास भी हो गए, इसके बाद आपका ब्रेन अच्छा है, आपका ब्रेन अच्छा है तो सीए बन गए। अब सीए बन गए तो सीए की डिग्री के हिसाब से आपको पगार नहीं मिल रहा है, आपके ब्रेन के हिसाब से पगार दिया जा रहा है कि आप टैलेंटेड हो भाई, इसको खोना नहीं चाहती कंपनी। समझ में आ रहा है भाई? किसी को पता नहीं है। आप डब्बू हो, रट्टा मार मार के सीए बन भी गए, वो भी कमा रहे 70-80 हज़ार रुपये महीना, मर मर के, कुछ मतलब नहीं उसको। बस तो आप अपने ब्रेन को इम्प्रूवमेंट करने पे ज़्यादा फोकस लगाओ, ना कि बस रोबोट जैसा पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा नहीं होता। वो ज़्यादा करना रहता है अपने को। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल बचन देता हूँ कभी कभी। हो गया 6 तक हो गया अपना? हाँ नहीं, पढ़ाई भी होता है अपने लेक्चर में तो अपना एकदम फुट हो ना, ज़्यादा लेक्चर हो जाता है, चैप्टर खत्म हो रहे हैं फटाफट। ऐसा बोलना चाहिए तुम लोग को, बोलते नहीं हो। सी एच यार कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही रखूंगा मैं आपको। पर मुझे एक क्वेश्चन जो इधर दिख रहा था, रुको ना, एक 7th को रखना पड़ेगा अपने को अभी। 7th बचा के रखेंगे, 10th बचा के रखेंगे, 12th बचा के रखेंगे। तो करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन करें अभी? हाँ चलो क्वेश्चन 1 करो फटाफट। ये एनपीवी का कोई क्वेश्चन नहीं था क्या इसमें? हाँ ये वाला क्वेश्चन 8 वाला। चलो क्वेश्चन 8। अच्छा ये सी एच ईयर का आ गया, अरे यार एनपीवी किधर गया? इनको लगा क्वेश्चन मिल नहीं रहा था। चलो ये क्वेश्चन 1 ही करो, ट्राई क्वेश्चन 1। कैल्सी में ही है, कैल्सी में, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, फॉर्मूला लिखना होगा, कैल्सी में करो। सिंगिंग फंड का क्वेश्चन जब भी आता है, अच्छा वाला फॉर्मूला, और लीजिंग का क्वेश्चन रहेगा तो पागल वाला फॉर्मूला। अपना तो आंसर आ गया, आया। फ्यूचर सोसाइटी वांट्स टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड इतना, तो ये आपका ए रहेगा, सिंकिंग फंड इतना क्रिएट करना है अपने को 12 साल में, और इन्वेस्ट करना है एवरी ईयर। तो सी पूछा है अपने को एट 9%। तो क्या करना है कैल्सी में, पहले 1.09 का 12 पावर करो, फिर -1 करो, डिवाइड बाय 0.09, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 2,50,000।
इक्वल टू, ये स्टेप फॉलो करना है। सेकेंड, पीसफुल कंपनी वॉन्ट्स टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड 5 लाख, सेम टू सेम 10 सालों में। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट 8% कंपाउंड एनुअली आफ्टर टू गेट इट। ओके, तो क्या करो, 1.08 इंटू, ओके, फिर -1 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 5 लाख रुपए, तो क्या आएगा 334,514। क्लियर है? क्वेश्चन 3, पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट ए मशीन कॉस्टिंग ए 5 लाख रुपए फॉर ए 10 year पीरियड। इट हैज फिक्स ए रेंटल ऑफ इतना पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum compounded annually on which the money can be invested, to whom this agreement is favorable। तो कंपनी लीज आउट करना चाहती है, ए पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट मशीन, 5 लाख का मशीन है और 51,272 पर एनम मिल रहा है। तो जो 51,272 पर एनम मिल रहा है या मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो पहले पी निकालो, पी क्या आएगा, 51,272 अपॉन सी अपॉन आई 0.1, 1 माइनस 1.1 पे -10, डिवाइड बाई इक्वल टू -1 इंटू 51,272 डिवाइड बाई 0.1, कितना आ रहा है? सही लग भाई, ये तो बहुत पागल है, इतना कम मिल रहा है और 5 लाख जमा कर रहा है। तो जो भाड़े पे दे रहे हैं ना, उसके लिए सही नहीं है। हाँ, भाड़े पे ले रहा है उसके लिए सही है। तो जो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, समझे? तो फेवर्ड फॉर लेसी। हाँ, फेवर फॉर लेसी। लेसर वो होता है जो भाड़े पे दे रहा है। भाड़े पे दोगे तो बर्बाद हो जाएगा भाई, 5 लाख ब्लॉक करके तुम सिर्फ 3-15 कमा रहे हो, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। क्वेश्चन 7 कर लो, लास्ट आज का। ये किसका म्यूजिक था ये? नो बॉल तो नहीं नहीं, एनिमल मूवी। हाँ 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 हाँ, अरे किधर और भी सुना है यार, मूवी में सुना किधर, कुछ तो है, एनिमल मूवी में है शायद ऐसा कुछ तो, हाँ, बॉम्ब फोड़ना है तेरे को। If a person bought a house by paying 45 lakhs down payment and 80,000 at the end of each year till the perpetuity, assuming the rate of interest इतना, the present value of the house कितना होगा? तो जो आप 80,000 भरने वाले हो परपेचुटी, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी?
80,000 डिवाइड बाय 16%, कितना आएगा? 5 लाख। कितना आएगा? प्लस डाउन पेमेंट कितना है? 45 लैक्स। अभी घर की कीमत कितनी होगी? 50 लाख। अरे पहले आप लोन अमाउंट निकालो ना, पी। और यहाँ पे वो परपेचुटी वाला केस है, तो परपेचुटी में पी का फॉर्मूला क्या आता है? सी अपॉन आई। तो सी कितना? 80,000 एवरी ईयर भर रहे हो, डिवाइड बाय 16%, आ गया 5 लाख रुपए। और पता है आपने इसके कल कुछ किया था अपन ने कि नहीं, द प्रेजेंट वैल्यू पूछा है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हाउस बोला। ये तो पी है ना, पी। पी तो लोन अमाउंट आ गया, जो लोन लिया वो प्लस डाउन पेमेंट दोनों को मिलेंगे तो क्या आएगा आपका? घर की वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ हाउस कितना आ जाएगा अपना? तो डाउन पेमेंट प्लस लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट कितना? 5 लाख आया, डाउन पेमेंट 45 लैक्स। तो अब घर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपना? ये 45 लैक्स प्लस 5 लाख, तो कितना? 50 लैक्स। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है बेटा। प्लीज फॉर्मूला याद करते रहना। ये वीडियो भी अपना एप्लीकेशन पे आ जाएगा, अब सब कुछ एप्लीकेशन पे होगा। फटाफट हम लोग एप्लीकेशन में सारे वीडियो डलवा देंगे, तो देखते रहना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।